नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग क्षमा शोधन गृह और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या होते हैं, ठीक, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। समाशोधन गृह जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लियरिंग हाउस, ठीक, क्लियरिंग हाउस। अभी तो ये लग रहा है बहुत ही टफ, लेकिन अभी बता देने के बाद यानी हम लोग जब इसके बारे में चर्चा कर लेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा कि बहुत ही आसान है। क्या है ये क्लियरिंग हाउस? एक प्रकार से कहा जाए तो मीटिंग होती है, ठीक, क्या होती है, मीटिंग होती। कैसे होती है, चलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्षमा शोधन गृह अथवा क्लियरिंग हाउस प्रायः प्रत्येक ऐसे शहर में होता है जहां पर 3 या 4 इससे अधिक क्या होती हैं, बैंकें होती हैं। क्लियरिंग हाउस वह स्थान होता है जहां विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एकत्र होते हैं। इस स्थान पर उन प्रतिनिधियों के मध्य चेकों का आदान प्रदान तथा जमा दर्ज होता है। इस प्रकार यहाँ हजारों चेकों का क्या होता है, लेन देन बहुत ही सरलता से होता है तथा थोड़े से ही समय यानी बहुत ही छोटे ही समय, कम समय में ही संपन्न हो जाता है यह कार्य। इसी प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, क्षमा शोधन। और जहाँ पे होगा, जिस स्थान पे होगा उसे क्षमा शोधन गृह कहेंगे। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं दूसरी भाषा में और सरल तरीके से। क्या होता है कि ये उस जगह पे, उस शहर में स्थापित किया जाता है क्षमा शोधन गृह जहाँ पर क्या हो, 3 से 4 क्या हो, बैंकें हों, ठीक, 3 से 4 बैंकें हों, क्या हो, 3 से 4, इससे भी अधिक हों तो भी ठीक है, परंतु इससे कम ना हो। ये शर्त एक प्रकार से है। जहाँ पे ये होंगी, ठीक, तो इसका क्या किया जाएगा, सारे प्रतिनिधि एक जगह पे इकट्ठा होंगे, इन सारे बैंकों के। वो लोग क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे और आपस में ही क्या करेंगे, चेक का यानी जो चेक होता है उसका क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। अब बस केवल इतना ही भी आप समझिएगा क्या हो रहा है। ये समाशोधन गृह वहीं होता है, समाशोधन की प्रक्रिया वहीं होता है जहाँ पे 3 या 4 से अधिक बैंकें होती हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, सारे बैंकों के प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं। ये एक दूसरे के मध्य यानी अपने मध्य में ही क्या करते हैं, चेकों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समाशोधन। अब आपको ये समझना है, अब हमें ये समझना है कि आखिर ये कहाँ स्थापित होगा, ये कहाँ स्थापित हो। ये तो प्रक्रिया ये हो गई और ये थोड़े समय में ही हो जाती, इसी को क्षमा शोधन बोलते हैं। भारत में जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा होती है, भारत में जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा होती है, तो ये क्षमा शोधन गृह वहीं स्थापित होता है या उसकी शाखा में ही क्षमा शोधन का कार्य होता है, कार्य संपन्न होता है। इसको समझिएगा कि भारत के जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा होती है, उसी शाखा में ही क्षमा शोधन की प्रक्रिया की जाती है या फिर उसी को क्षमा शोधन गृह के रूप में उपयोग किया जाता है। परंतु जिस शहर में रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होती है, जिस शहर में, ये शर्त समझिएगा, जिस शहर में या जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होती है, तो उस शहरों में क्या होता है, स्टेट बैंक का जो मुख्य शाखा होगी, स्टेट बैंक की जो मुख्य शाखा होगी, उसको समाशोधन गृह के रूप में क्या किया जाएगा, उपयोग कर लिया जाएगा या फिर वो होता है, ठीक। एक बार इसको हम लोग एक बार फिर से समझते हैं कि समाशोधन प्रक्रिया क्या होती है। ऐसे शहर में स्थापित किया जाएगा जिस शहर में 3 से 4 क्या हो, 3-4 से अधिक क्या हो, बैंकें हों और इन सब बैंकों क्या हो, प्रतिनिधि एक जगह एकत्रित हों, ठीक। जहाँ पे एकत्रित हों वहाँ पे चेकों का आदान प्रदान करेंगे। ये आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत ही थोड़े समय में और बहुत ही जल्दी हो जाती है। इसी को ही बोल देते हैं क्षमाशोधन प्रक्रिया, इसे एक प्रकार से बोला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोल दिया जाएगा, क्षमाशोधन। परंतु ये स्थापित वहीं पे होगा, ये स्थापित जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा होगी वहाँ तो स्थापित होगा ही, परंतु जिन शहरों में रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होगी वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में इसका कार्य होगा, यानी वो क्षमाशोधन गृह के रूप में उपयोग होगा या फिर उसे क्षमाशोधन गृह कहते हैं या होता है, ठीक। सारे शब्द सेम हैं, ये चाहे उपयोग हो, चाहे उसे कहेंगे है, चाहे होता है, ये तीनों शब्द सेम है,
इसके परिप्रेक्ष्य में समाशोधन की। देखिए IAS 1994 में ये पूछा गया है, समाशोधन गृह किसे कहते हैं, या समाशोधन के संदर्भ में निम्नलिखिट कथनों पर विचार कीजिए। इसी में ही हम लोगों ने पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया था, कोई भी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, कोई भी टॉपिक समझ रहे थे, उसके बारे हम लोग क्या करते थे, तुरंत ही उससे क्वेश्चन फ्रेम कर लेते थे। तो ये कार्य मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आप क्या करेंगे, इसमें से फैक्ट जो होगा और क्वेश्चन के रूप में इसको ऑप्शन के रूप में कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे आप, समाशोधन गृह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक, ऐसे आप प्रश्न बना सकते हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समाशोधन गृह। समाशोधन गृह समझिएगा और समाशोधन क्या होता है, ये दोनों चीज़ें अवश्य से समझिएगा। आइए अब हम लोग समझते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित यानी जब उसके कॉस्ट में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, यानी जो प्रोडक्शन पहले 100 रुपीज़ में हो रहा था, अब वो 120 रुपीज़ में प्रोडक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसी को ही बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्या बोलते हैं इसे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप मूल्यों में क्या हो, वृद्धि हो, एवं मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी मुद्रास्फीति को ही क्या कह दिया जाता है, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक, अभी हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। श्रमिक संघों के दबाव में मजदूरी के स्तर में अनावश्यक वृद्धि से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है, जब कभी भी मजदूर यूनियन जो होते हैं या फिर श्रमिक संघ जो होते हैं, ये क्या कर देते हैं, डिमांड कर देते हैं, ऐसा है क्या करिए आप हमारे वेज में यानी हमारी मजदूरी में क्या करें, आप इजाफा करें, बढ़ोतरी करें। जब बहुत ही ज़्यादा दबाव हो जाता है, जब ये अगर मान लीजिए मजदूरी इनकी पहले कितनी थी, हम लोग एज्यूम करते हैं, केवल मान लेते हैं, मान लीजिए पहले 500 थी पर डे, क्या थी, पर डे। अब अगर यही 550 कर दिया जाएगा, तो आखिर ये जो 50 रुपीज़ का इस पे जो अनावश्यक बर्डन पड़ा है, दबाव पड़ा है, वो कहाँ जाएगा, वस्तु की मूल्य पर ही जाएगा ना, वस्तु की मूल्य पर जाएगा। तो इसका टोटल बोझ किस पर आएगा, भार किस पर आएगा, कंज्यूमर पे आएगा, उपभोक्ता पे आएगा। तो जब ये केवल अनावश्यक इसकी मजदूरी बढ़ा दी जाती है इनके दबाव के कारण, श्रमिक संघों के दबाव के कारण, जब वस्तु की मूल्य में वृद्धि हो जाती है, इसी को बोल देते हैं लागत मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आप क्या है, एक उद्योगपति हैं, आपने क्या करा, एक उद्योग लगाया। ठीक, पहले आपने क्या किया कि आपके यहाँ मजदूर कम रेट में भी या फिर कहा जाए कम मजदूरी में भी कार्य कर रहे थे, लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण, उनकी आवश्यकताएं बढ़ने के कारण वो क्या किए, आप पर दबाव दिए, नहीं ऐसा है, हमारा इतने में काम नहीं चल रहा है, हमें क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, तो बढ़ाना चाहिए, हमारी इनकम बढ़ाना चाहिए, सैलरी बढ़ाना चाहिए, एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, वो आपके सामने डिमांड रखेंगे। और पूरा का पूरा यूनियन क्या कर दिया, वो स्ट्राइक पे चला गया। तब आप मजबूरी में यानी दबाव में क्या करेंगे, उनका जब बेजेस यानी उनकी जब मजदूरी बढ़ा देंगे, तो अंततोगत्वा ये इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा जो वस्तु पहले 100 रुपीज़ में प्रोड्यूस हो जा रही थी, 120 या 110 रुपीज़ में कंज्यूमर तक पहुंच जा रही थी, अब वो क्या होगी, अगर यहाँ पे 50 रुपीज़ बढ़ गया और पहले 100 में आप उसको सेल कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को, गुड्स को, तो आप अब क्या करेंगे, 150 या तो 160 में देंगे। तो जब ये 160 में जाएगा रिटेलर के पास, तो आप बताइए वो कितने में बेचेगा, वो कम से कम 180 या 170 में बेचेगा। तो आखिर ये क्या हुआ, लागत
प्रेरित मुद्रास्फीति हुआ। हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं देखा है, तो आपके ही इस चैनल पर वो वीडियो पड़ा है, आप अवश्य उसे देखें और समझें बहुत ही सरल भाषा में। तो मित्रों, आज हम लोगों ने 2 टॉपिक के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण समाशोधन गिरी, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में समझा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।